क्या पढ़ा था? हाँ सर, 1947 तक पढ़ा था अपन ने। भारत को आजादी दिलाई थी क्या हमने? हाँ सर, दिलाई थी ना। दिलाई थी। हाँ। मेरे को सिर्फ ये बताओ विमला कि हम्म। पाकिस्तान जैसे नाम की हाँ, शुरुआत पाकिस्तान। किस व्यक्ति ने की थी? पाकिस्तानी नाम की शुरुआत हाँ, मोहम्मद जिन्ना, जिन्ना ने की थी क्या? थोड़ा सा जोर से बोलो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, वो मोहम्मद जिन्ना ने की थी क्या? क्या मोहम्मद जिन्ना का नाम मैंने लास्ट क्लास अपने जुमा से निकाला था? नहीं सर। नहीं, नहीं नहीं सर। फिर ये मोहम्मद जिन्ना क्यों बार बार आप लोग के जहन में घूमता है? ओ सॉरी सर। इस चीज को मैं हमेशा से अपने जेब में रखता हूँ, सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाता है। कैसे काम चलेगा? मैंने स्पष्ट बताया था, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कहने वाला चौधरी ओ मोहम्मद हाँ, मोहम्मद याद है। इकबाल। 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 याद है? इकबाल। हाँ सर। ओके। स्नेहल, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। मैडम, हमने 1927 में एक कमीशन को भारत में अपॉइंट कर दिया था कि 1927 में वो कमीशन बनेगा और भारत में जाएगा, भारत की कानून व्यवस्था का निगरानी और उसका इंस्पेक्शन के लिए। उस कमीशन का नाम और उस कमीशन को लीड करने वाले का नाम बताइए मुझे। साइमन कमीशन। हाँ, किसकी अध्यक्षता में आया था इंडिया में? सर जॉन साइमन के। सर जॉन साइमन। हाँ। वेरी गुड। कब आया था? 1927 में। 1927 में आ गया था? 1927 में नहीं आ गया था, 1928 में आया था। यस, करेक्ट। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर। यस सर। ओके ओके। रोहित, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। कुछ याद है पुरानी बातें? जी सर। हाँ पूरा सर। स्टार्टिंग नहीं, टू पूरा नहीं। एंडिंग, अद्योपांतम, हाँ। आदि से लेके अंत तक याद है? नहीं सर, इतना नहीं हुआ अभी तक। इतना नहीं याद लेकिन है? फिर कितना याद है वो बताओ। सर आप पूछो, ट्राई करेंगे जवाब देने का। ओके, शिमला समझौता, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था रोहित? शिमला कॉन्फ्रेंस। या जी? 1945। राम्या, मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। बोल दिया सर इसे। वो ज्यादा खाने के बाद ना ऐसे ही वो हो जाता 1945। है। जब मौका दूं तो बताने का, ठीक है? 1945 में हुआ सर। कब हुआ था रोहित? 1945। हाँ, वो क्या क्या देखा अभी? हाँ। नोटबुक को देखा क्या? हाँ सर। ठीक है। चलें, आज की क्लास की शुरुआत करें, फिर देखेंगे हम और क्या रह गया है, एक बार रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन नए आए हैं एक बार मैं देख लेता हूं। आशीष डी। आशीष, यस सर। आपकी पहली क्लास है ये? हाँ सर। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर सीजीएल की। सीजीएल। इससे पहले क्या पढ़ा है आपने? क्या सर? इससे पहले क्या पढ़ा है? सर ये मेरी आपके साथ पहली क्लास है। ओके, मुझे सीजीएल का फुल फॉर्म बताइए जरा फटाफट आशीष। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अरे वाह, क्या बात है! इसमें कौन कौन सी पोस्ट आते हैं वही बताइए जरा। सर इसमें ऑडिट जनरल की पोस्ट आती है, फिर मेरे ख्याल से पीडब्ल्यूडी की पोस्ट आती है। कौन सी और पोस्ट? पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बताओ 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 बताओ, जो भी जानकारी तुम्हारे पास है। सर फिलहाल तो इतना याद है। हाँ, फिलहाल इतना याद है सर। ठीक है, चले आशीष, आप कौन से ब्रांच से बेटा? थाने ब्रांच। थाने ब्रांच से। कब लिया एडमिशन आपने? सर कोरोना के पहले लिया था, जनवरी के टाइम। फिर आपने अटेंड क्यों नहीं किया इससे पहले के लेक्चर्स?
सर एक्चुअली मेरा जो टाइमिंग है ऑफिस का वो मैच नहीं हो रहा था, इसलिए पहले का क्लास अटेंड नहीं कर पाया। आज संडे आपको छुट्टी है इसलिए किया। नहीं तो लाइव लेक्चर्स मिलता है ना बेटा, हम लोग को यूट्यूब पे डालते हैं ना हम लोग, फोकस लाइव लेक्चर्स पे। फोकस क्लास हमारा यूट्यूब चैनल भी है ना, उस पे जाता है ना जो भी लेक्चर्स होता है, आप उसमें क्यों नहीं पढ़ते हो जाके? यू कैन नॉट गिव द एक्सक्यूज कि भाई मैं नहीं आया था इससे पहले क्लासेस में। यू अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया देन देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू कि आप लोग इसको यूट्यूब चैनल पे जाइए और आज जो लेक्चर हुआ रिकॉर्डेड लेक्चर वो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में ये नहीं बोल सकते हो आपको सर मैं पिछले 2 क्लास में नहीं था। इवन इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द लाइव लेक्चर यू कैन अटेंड द लेक्चर फ्रॉम द लाइव लेक्चर थ्रू दैट यूट्यूब चैनल। सारा चीज मिलेगा आपको, सेम चीज मिलेगा, बस द ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन ओवर देयर बिकॉज वो रिकॉर्डेड होता है और यहाँ पे यू कैन इंटरेक्ट विद द टीचर। दिस इज ओनली द डिफरेंस। यस सर, आप लोग पढ़ के आए मैं थे? यूट्यूब सेशन अटेंड करता हूँ। ओके 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 चलिए सर लगा दें, रिकॉर्डिंग पर लगा दें। क्या कर दिया सर मैंने? ओके चले क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए लास्ट क्लास अभी तक जो हमने बातें किया था, जो नए हैं या पुराने, जिनका 1 2 3 4 पुराना जो भी 4 5 क्लास है आपका नहीं हो पाया, वो जाके रेफर कर लीजिएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। और क्या क्या हमने पढ़ा है, तो संभवतः हमने 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा है, हमने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट पढ़ा है, और डायरेक्ट हम जंप करने की कोशिश किए थे 1905 से लेके 1947 तक के जो भी हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है उस पर हम आए थे। 1905 से लेके 1947 को हमने 3 अलग अलग पार्ट में आपके साथ तोड़ के पढ़ाया था। पहले में हमने 1905 से लेके 1915 तक की बातें संभवतः आपके साथ की थी, फिर 1916 से लेके 1925 तक की बातें की थी, और फिर 1927 तक से लेके हमने आपके साथ 1935 तक की बातें की, और लास्ट क्लास में हमने भारत को पूरी तरह 15 अगस्त 1947 को हमने आजाद कराया। सीआर गोपालाचारी का हमने नाम बताया, और माउंटबेटन का हमने नाम फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में बताया था। करेक्ट और नॉट? यस सर, करेक्ट। यस सर। आज हम उससे आगे चलेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि अभी कम संभवतः 2 क्लास आपकी और भी मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करने से पहले बाकी है, तो उसमें से 2 छोटे सिलेबस को आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक जो आपके गवर्नर है या फिर उसी गवर्नर को हमने बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बोला, बाद में उसी गवर्नर जनरल को हमने इंडिया का गवर्नर जनरल बोला, फिर बाद में उस इंडिया गवर्नर जनरल को हमने भारत का वायसराय बोला। तो ये सब जो तालिका है, तो ये पूरी तालिका इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने भी गवर्नर जनरल आए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़े काम किए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो लॉर्ड डलहौजी हो, चाहे वो लॉर्ड ब्लेजली हो, लॉर्ड मेयो हो, लॉर्ड वॉरेन हेंगस्टन हो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो, इन सब का नाम हम जानेंगे। और दूसरे पार्ट में जो संभवतः हमारी आज की पहली पार्ट होने वाली है, उसमें हम जो बड़े फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल थे, जो भी फ्रीडम फाइटर थे, उनके निक नेम को हम जानेंगे, है ना। शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, वो बताओ। हाँ हो रहा है सर, हो रहा है। यस, देखिए तो ये हम हैं आपके निक नेम पे। निक नेम से संभवतः छोटे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप अगर बात करें रेलवे या एसएससी के एग्जामिनेशन में, तो संभवतः यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अगर एसएससी से ऊपर अगर आप यूपीएससी या एमपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो बिल्कुल ही इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आसान सा टॉपिक है। लगभग जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा उसमें से अगर आधे बात संभवतः आपको मालूम होनी चाहिए, अगर आपने 8th 9th 10th में एनसीईआरटी पढ़ा था तो। निक नेम की बातें हैं, जैसे आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी को हम महात्मा कहते हैं, तो महात्मा के नाम से सिर्फ महात्मा गांधी ही जाना जाते हैं। अब अगर मैं चाचा की बात करूं तो चाचा नेहरू आपको दिखेंगे। तो उस कंडीशन में आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि लोकमान्य किसको कहा गया, कवि गुरु किसको कहा गया। तो ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 by 1 करके हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। आई होप कि आप लोगों ने नोटबुक और पेन ले रखा है या नहीं, जिनकी पहली क्लास है। अगर नहीं है, 1 मिनट के लिए मैं होल्ड करूंगा, आप नोटबुक और पेन ले लें। पेज को मत ले लीजिएगा, किसी डायरी से पेज को मत फाड़ लीजिएगा, वो आज फाड़िएगा कल वो फिर डस्टबिन में चला जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कीप ए नोटबुक एंड पेन जब भी मेरी क्लास हो, इधर जनरल अवेयरनेस की क्लास हो और जनरल स्टडी की क्लास हो। देखिए पहला जो है वो फादर ऑफ नेशन, अगर आप बोले कि महात्मा भी बेसिकली हम इनको कहते हैं, वो है आपके मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसको आप लिख सकते हैं।
एटलीस्ट 30 ऐसे नाम है। 30 की बातें तो मैं नहीं करूंगा आज के इस प्लेटफॉर्म से, बट 20 ऐसे नाम जरूर मैं बताऊंगा जहां से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए तो संभवतः वो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। फादर ऑफ नेशन, आई होप कि बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शुरुआत था तो बताना मेरा काम था। इस कारण से मैंने ये बड़े नाम, वो बड़ा नाम जो 1915 में आपके इंडिया में किसके कहने पे आया था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के कहने पे 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से इंडिया में आके उन्होंने पहले सत्याग्रह की शुरुआत 1917 चंपारण 3 कटिया आंदोलन या नील की खेती से किया था। वो ये नाम है फादर ऑफ नेशन। दूसरा जो नाम है जिसे हम कहते हैं लौह पुरुष, दैट इज आयरन मैन ऑफ इंडिया। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी मैं हिंदी में भी बोल दूंगा अगर मुझे मालूम है एक्चुअल हिंदी, अगर नहीं मालूम होगा तो थोड़ा सा आप रेफर कर लीजिएगा। ये जाने जाते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। सर लेकिन वो महात्मा गांधी को महात्मा नाम क्यों गिरा? अब अभी सारी बात तो मैंने बताई नहीं कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कह के बोला, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था या नहीं। अभी सिर्फ इतना पढ़ने का, अभी टॉपिक बाकी है ना, अभी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म किधर हुआ है? ओके है कि नहीं? महात्मा गांधी को महात्मा कह के किसने बोला वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इस टॉपिक से दरकिनार हट गया। ठीक है, ओके सर। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तोड़ के हम बातें करेंगे, नहीं तो सब पजल हो जाएगा। वो रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे फिर। ओके, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर हम जानेंगे तो हम सिर्फ जानेंगे कि उनको हमने कवि गुरु कहा या गुरुदेव कहा, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कह के बुलाया था, इसकी बात आज हम होल्ड करने वाले हैं। ओके ओके, तो दूसरा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ये जो नाम है यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है ये, और बहुत लोगों ने लता मंगेशकर पे टिक लगा दिया है। ये नाम संभवतः जिन्होंने हर एक क्लास अटेंड किया है वो नाम जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि यही वो नाम है जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल इंडियन चेयरपर्सन थी, दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि 20 नाम से आज लगभग हम रूबरू होंगे। इस 20 में से 3 नाम आपके इस स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार हमने यहाँ पे स्किप किया है, बट आप जाने कि उनको सरदार भी हम कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, एंड सरोजिनी नायडू फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, राइट, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। चलेंगे हम आगे, और आगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बाल गंगाधर तिलक ने एक मूवमेंट की शुरुआत की थी, कौन बताएगा? होम रूल, द होम रूल लीग। ग्रेट 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 विमला, वेरी गुड। कब शुरुआत किया था? एक मिनट, 1916। हाँ 1916, ठीक है रोहित। रेफर नहीं करने का, पुरानी जो नोटबुक में लिखा है उसको रेफर मत करो बिल्कुल। सर ऐसी अंदाजा बोल दिया, नाम लेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। आपको आपका परफॉर्मेंस आपके एग्जामिनेशन में दिखा के फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। इस कारण से पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ भी काम करें, उसी ईमानदारी के साथ हम आगे भी काम करते रहेंगे। नेक्स्ट जिसकी बात मैं कर रहा था, 1913 में वो व्यक्ति बंगाल से आता है जिसने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा। इसको हम 2 नामों से जानते हैं, एक गुरुदेव भी आपसे पूछा जाए या कवि गुरु भी आपसे पूछा जाए, द आंसर विल रिमेन सेम, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जैसी बड़ी बुक लिखने वाला, 1913 में पहले भारतीयों को नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर से हमने नवाजा है। वो कवि गुरु या गुरुदेव दोनों नाम से जाने जाते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, स्टूडेंट्स को बता रहे सर कि ये जो लिखने की जरूरत नहीं है, उनको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। नहीं, थोड़ा बहुत सर लिखने दीजिए, क्योंकि जब वो लिखेंगे तो ही उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा उनको, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम पीडीएफ आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीपीटी पे, तो आपको पीडीएफ में ये मिलेगा, ठीक है। बट आप लिखने का भी आदत डालें, क्योंकि सेम डे में पीडीएफ पोस्ट करता नहीं हूँ, है ना। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपने जो नोटबुक पे लिखा है उसको आप रेफर कीजिए,
क्योंकि पीडीएफ में इससे थोड़ी सी ज्यादा बातें लिखी हुई आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं 20 नाम इस स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं तो जब आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे वहां पर 25 मिलेंगे। 25 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट 20 जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं वो तो समझ जाए कि गेस में भी सुपर गेस है। इस कारण से आप थोड़ा सा लिखें, बट डोंट वरी, जितनी मैं बातें मैं पढ़ा रहा हूं या पढ़ाया है उसके नोट्स आपको मिलेंगे। कहेंगे सर आप हर एक क्लास में यही बताते हो कि नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल ही नहीं रहे हैं। नोट्स मिल रहे हैं? कोई तो बोलो। यस सर। नोट्स नहीं मिले हैं। एसएससी के नोट्स अभी तक पोस्ट नहीं हुए हैं, बैंकिंग के नोट्स पोस्ट हो गए हैं, एसएससी के नोट्स पोस्ट नहीं हुए हैं। बताता हूं, डोंट वरी। चले आगे हम कवि गुरु गुरुदेव से आगे। यस सर। यस, कहां पे हम चले? तो हम चलते हैं फ्रंटियर गांधी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यही देखने को मिलेगा, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत इंपॉर्टेंट ये नेम है। रेलवे में अगर कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाए कि ये क्वेश्चन आपके लिए इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए यहां से दो टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर ये पूछा जाएगा कि ये फ्रंटियर गांधी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, और उसके बाद आपके पास 4 चॉइस रहेंगे। या जस्ट रिवर्स ये नाम देके आपसे पूछा जाएगा कि इनको हम किस नाम से बोलते हैं, लोकमान्य के नाम से बोलते हैं, या फिर फ्रंटियर गांधी हैं, या फिर द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है। तो ऐसे दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस कारण से बेटर है कि आप दोनों तरीके से याद करें कि फ्रंटियर गांधी इज खान अब्दुल गफ्फार खान, गुरुदेव इज रविन्द्रनाथ टैगोर, इधर कवि गुरु इज रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान तो वही है जिसने 1916 में भारत के अपने शासन की शुरुआत जो हमने आपके उस देश से की थी जिस देश से भारत के कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट महिला को हमने बनाया था। वो नाम क्या है सर? भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट या फर्स्ट फीमेल? भारत के कांग्रेस की, भारत के एनी बेसेंट, भारतीय एनी महिला की बेसेंट। बात मैंने नहीं की है। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सर। क्वेश्चन ठीक से सुनो। भारत के कांग्रेस वही की हमने पहला महिला अध्यक्ष बनाया था, वो एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय महिला Yes, sir. बोलूं फिर वो तो सरोजिनी सरोजिनी नायडू नायडू। आएगा। तो एनी बेसेंट कौन से देश से थी? आयरिश, आयरलैंड। आयरिश थी, यस। तो यही वो लोकमान है जिसने 1916 में आपसे के साथ एनी बेसेंट के होम रूल लीग को कॉपी पेस्ट आपके इंडिया में 1916 में किया था। आगे चलेंगे। जिस व्यक्ति को हमने फांसी की सजा दे दी थी वो व्यक्ति शहीद आजम के नाम से जानते हैं। हालांकि फांसी की सजा तो हमने औरों को भी दी थी, बट शहीद आजम के नाम से भारतीय इतिहास के जो सुनहरे पन्ने हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता है, वो है भगत सिंह। आगे देखें, ये नाम बहुत बार मेरे जुआ से अभी तक सामने आया है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, नाम दादा भाई नौरोजी। एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी सीजीएल बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं तो कहता हूं कि जब मैं तैयारी करता था 2010-2009 में, तो ये इतनी बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखा था कि इतनी बार याद किया कि आपको भी इतनी बार मैं बताता हूं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द हटा दिया है, बट द भी आप लगा सकते हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देश बंधु, ये नाम जनरली बड़े एग्जामिनेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा। अगर पीसीएस स्तर की कोई तैयारी कर रहे हैं, है ना, एमपीएससी हो या उससे ऊपर की एग्जामिनेशन हो, तो उसके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। चित्तरंजन दास, देश बंधु के नाम से हम जानते हैं। तो तीनों आप नाम लिख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इस कारण से हर एक क्लास में लगभग मैंने आपके साथ ये नाम और इसका ये निकनेम शेयर किया है। शहीद आजम नाम से ही लगता है शहीद हो गया होगा, फांसी लगा दिया होगा हमने, तो भगत सिंह है। बट देश बंधु कहीं से भी गेस आप नहीं कर पाएंगे कि देश बंधु कौन है, तो लगेगा कोई फ्रीडम फाइटर है। लेकिन अभी तक आपके इस क्लास में मैंने चित्तरंजन दास का नाम बताया ही नहीं था, बट देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलूं आगे? हाँ सर।
समझ में आ रही है मेरी बातें, क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। यस। ओके, आगे देखें क्या है। देखिए दो चीजें हैं, एक को हम कहते हैं लोकमान्य, दूसरे को हम कहते हैं लोकनायक। दोनों में अंतर बना के रखिएगा। हमने लोकमान देखा था क्या अभी थोड़ी देर पहले? हाँ सर, किसको देखा था? बाल गंगाधर तिलक को। हाँ देखें, यहाँ पे हमने देखा है लोकमान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो लोकमान्य नहीं है, अभी जो हम देख रहे हैं वो आपके हैं लोकनायक। तो दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि हमने जाना है तो लोक जैसे ही देखें तो बाल गंगाधर तिलक पे लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। लोकनायक और लोकमान बहुत सिमिलर से वर्ड हैं, बट दोनों के लिए नाम अलग अलग हैं। वहां बाल गंगाधर तिलक था, यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन करने वाला जयप्रकाश नारायण है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आगे देखे क्या लिखा है हमने। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये तो नाम जो है वो तो नाम कोई बड़ा बात नहीं है चाचा जी, ये तो बचपन से हमने देखा है कि चाचा जी गुलाब का फूल लगा के आते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू है। छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम से हमें नहीं पूछा जाएगा, तो ये नाम आप जानते हैं तो किसी काम का नहीं है ना। नेक्स्ट, नेताजी। हिटलर जैसा बड़ा इंसान, जर्मनी का हिटलर। बताऊंगा बाद में कि किसने बोला नेताजी। अभी आप सिर्फ जाने कि नेताजी को हम बोलते ही हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी उनका उपनाम है और नाम एक्चुअल सुभाष चंद्र बोस है। इस सुभाष चंद्र बोस को हमने एक पार्टी को फॉर्म करते हुए देखा था। देखा था क्या आप लोगों ने? सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी को फॉर्म किया था। उस पार्टी का नाम और ईयर कौन बताएगा? हाँ सर, क्या बोले आपने? सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी को फॉर्म किया था। इंडियन नेशनल आर्मी। वेरी गुड। कब फॉर्म किया था? 1943। यस, वेरी गुड। लेकिन हाँ, इनिशियल हाँ, किसने फॉर्म किया था इंडियन नेशनल आर्मी को? सरदार समथिंग। सरदार समथिंग। अरे समथिंग अरे नहीं, सर, मनमोहन सिंह थे। अरे कैप्टन सर मनमोहन वही सिंह। भूल गया सर, उनका नाम भूल गया। चलेगा चलेगा, है ना। तो सरदार नेताजी सिंह याद है। सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे आ जाए, बॉलीवुड या फिर सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है, जैसे कहते हैं ना कि एक सुने जैसे कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो भारत रत्न अवार्ड है ना। वैसे ही आपका फिर पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, उसकी तालिका चलती है। बट यहाँ पे जाने आप कि बॉलीवुड या फिर सिनेमा का क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है तो यही है, वो दादा साहब फाल्के अवार्ड। और जिस ईयर में आप खड़े हैं, अगर 2020 में आप खड़े हैं तो 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड हमने किसको दिया? सरस्वती सम्मान हमने किसको दिया? ज्ञानपीठ अवार्ड हमने किसको दिया? ये सारे अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर बैंकिंग के लिए जा रहे हैं आप, एसएससी के लिए जा रहे हैं आप, रेलवे के लिए जा रहे हैं आप, एमपीएससी के लिए जा रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं, अवार्ड से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो, दादा साहब अवार्ड, कोई भी अवार्ड हो। तो यहाँ पे आप जाने कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इस कारण से मैंने आपको बताया है कि सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड ही है। और यही वो दादा साहब फाल्के हैं जिनको हम दूसरे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये दूसरे की बात भी हमने अपने क्लास में बहुत बार की है। जिस व्यक्ति ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये नाम कुछ जाना पहचाना लगता है क्या? मैं जो भी मैंने फिगर बोला है, यस सर। हाँ, क्यों बोला है मैंने ये फिगर? तो मैंने इस कारण से बोला है कि जब कैबिनेट मिशन को हमने 1946 में फॉर्म किया तो उसके तहत पे हमने 9 दिसंबर 1946 को हमने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया। और बनाने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत की वो 9 दिसंबर 1946 को की थी। और वहां से 2 साल
11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। वक्त लगने के बाद हमने 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान को बना के तैयार कर दिया, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट कर लिया और हमने नाम दिया कि ये जो है वो हमारे संविधान के पिता हैं, नाम भीमराव अंबेडकर। यही वो भीमराव अंबेडकर है जिसने 1930, 1930, 1931 और राउंड टेबल 1932 कॉन्फ्रेंस। गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। यस सर। याद है? यस सर। यस यस। नहीं याद होगा इस कारण से मैं रिपीट करता हूं, जो भी उसके कंसर्न फैक्ट है, जो भी मिला जुला है, जो हमने बातें किया है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट चले, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर पे क्या लिखा है? हाँ बोलो बोलो। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के पिता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ संविधान के पिता का नाम लिखा है। ये हालांकि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन की फैक्ट है, बट फिर भी ये नाम हमने मॉडर्न हिस्ट्री में आपके साथ पढ़ाया है कि भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। इस कारण से मैंने यहाँ पे लिखा। देखिए उसके ठीक नीचे जो फैक्ट लिखा हुआ है वो टॉपिक ही है आपके एग्जामिनेशन का। जैसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, गोल्डन क्या है, येलो क्या है, राउंड क्या है, पिंक क्या है, रेड क्या है, ये सारे के सारे रेवोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप बताएंगे कि हमारे व्हीट से है या फिर ग्रेन से है। व्हाइट पूछा जाए तो आपके ऑफ कोर्स किससे है? मिल्क से है। आपसे ब्लू पूछा जाए तो फिशरीज से है। राउंड पूछा जाए टोमेटो से है। रेड पूछा जाए, सॉरी राउंड पूछा जाए पोटैटो से है। रेड पूछा जाए टोमेटो से है, या पिंक पूछा जाए तो ओनियन से है। एवरग्रीन पूछा जाए तो आपके ग्रेन से है। उसी कड़ी में ये जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसने प्लानिंग कमीशन तो अभी नहीं है, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद करके एक नए आयोग की शुरुआत की, जिस आयोग का नाम उन्होंने नीति आयोग के रूप में दिया था और पूरा नाम बताया था नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लेकिन जिस समय प्लानिंग कमीशन चल रहा था, उसी प्लानिंग कमीशन में ये व्यक्ति का पदार्पण हुआ था और इसी व्यक्ति ने आपके यूएस के ग्रीन रेवोल्यूशन को कॉपीराइट किया था। तो एक्चुअल अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाता है तो वो नाम है नॉर्मन बोलरॉन्ग का। फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान दें, यहाँ पे लिखा नहीं हूं मैं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आंसर किसी भी कंडीशन में आप MS स्वामीनाथन नहीं टिक मार्क करेंगे। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। मैंने बोला कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आंसर विल बी नॉर्मन बोलरॉन्ग, क्योंकि वो व्यक्ति यूएस में उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी, लेकिन उस व्यक्ति के उस कंसेप्ट को इंडिया में इंप्लीमेंट करके इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फादर बना, वो नाम आपके सामने लिखा हुआ है MS स्वामीनाथन। और स्पष्ट अक्षरों में मैंने आपके पास लिखा है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। चलूं आगे? वो नॉर्मल क्या है आगे नाम? नॉर्मन बोलरॉन्ग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यूएस का वो साइंटिस्ट था जिसने वहां पे पैदावार, मतलब कहने का मतलब ग्रेन जो गेहूं है उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए उन्होंने कंसेप्ट लॉन्च किया था। इंडिया वाले तो पहले ही से आप जानते ही हैं कि कहीं से कोई भी अच्छी चीज होए उसको कॉपीराइट हम करेंगे। आगे हम चलेंगे इस ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो आपने, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आऊंगा मैं अमूल पे। यहाँ पे देखें लायन ऑफ पंजाब, पंजाब का शेर के नाम से हम जिस व्यक्ति को जानते हैं, राजपूताना नरेश, दैट इज रणजीत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर SSC CGL, लायन ऑफ पंजाब। देखिए आपने अमूल का नाम सुना है ना? अमूल का, जी सर। अमूल का दूध, अमूल का बटर। जी सर। अमूल जैसे प्लांट की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी, वो व्यक्ति चूंकि आपके अभी नहीं है, 2019 में ही उनका डेथ हो गया। वो व्यक्ति आपके व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं,
जिसने अमूल की फैक्ट्री आनंद गुजरात में लगाई थी। और व्हाइट रेवोल्यूशन की अगर लिंक पूछी जाए तो व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स की बात है कि मिल्क से जुड़ा हुआ है। नाम है वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। जैसे आपने फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन का नाम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जाना है, वैसे ही वर्गीज कुरियन का नाम आप व्हाइट रेवोल्यूशन के परिप्रेक्ष्य में जाने। ठीक है, वर्गीस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? आपको नहीं सर। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है सर आपका फेस ही दिख रहा है स्क्रीन पे। बाकी हाँ को सर, screen दिख रहा है। दिख रहा है सर। किसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। किसी को नहीं दिख रहा था ना? किसको नहीं दिख रहा बताओ, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। सर दिख गया। दिख गया ना? अरे अभी तक तुम अंधकार में पढ़ रहे थे क्या? एक्चुअली सर मैं वो आपका बोर्ड वाला वीडियो पे पिन करके रख दिया था। अब भाई, ये तो तुमने पूरा का पूरा इतिहास नया बना दिया भाई। अच्छा, बाकी को दिख रहा है ना? नहीं सर, नोटिस किया, टेंशन मत लो। अभी आपको भी दिख गया ना? यस सर। ओके। तो क्योंकि आज लिखना ज्यादा था ना, लिखना ज्यादा इन टर्म्स ऑफ कि नाम बहुत ज्यादा था, इस कारण से हमने PPT पे लिया है। जब समझाना ज्यादा रहता है तो फिर बोर्ड ठीक है, जब लिखना ज्यादा है तो फिर ये PPT ठीक है कि नहीं? जैसे भारत की जो क्रांति थी वो समझाना था। इस साल हमने चौरी चौरा किया, इस साल हमने बारदोली सत्याग्रह किया है। अच्छा, हमने शायद बारदोली सत्याग्रह नहीं पढ़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने नाम नया बोला है। हाँ सर, नहीं पढ़ाया। यस ठीक है, अगर नहीं पढ़ाया तो डोंट वरी। लेकिन 1928 में आप जाके लिख लीजिएगा बारदोली मूवमेंट, है ना? और उसका जो PDF है वो मिल जाएगा। बारदोली मूवमेंट क्या था उसको बता भी दूंगा मैं, क्या था बारदोली मूवमेंट। लेकिन बोलते बोलते देखो बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। लेकिन समटाइम्स होता है कि जब बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो 100 में से 2 बातें तो ऑफकोर्स निकल ही जाती हैं। चले, यहाँ पे मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। ये लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट के मेंबर थे। लाल बहादुर शास्त्री नहीं सर, सेकंड प्राइम नहीं मिनिस्टर। सॉरी, वो तो लाला लाजपत राय थे। सॉरी सर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। मैडम, सावधानी हटेगी तो ऐसे ही दुर्घटना घट जाएगी। ये लाल देख के BPL को नहीं याद करने का, बाल पाल लाल। सॉरी सर, कंफ्यूजन। हाँ, वो लाल सिर्फ वही था जिसको एक व्यक्ति ने लाठी से मार दिया था। नाम था लॉर्ड सैंडर्स, है कि नहीं? यस। साइमन गो बैक 1928 का नारा जिस व्यक्ति ने लगाया, तो वो था BPL वाला लाल। ये तो बेचारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, एकमात्र ऐसा प्राइम मिनिस्टर, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुने, एकमात्र ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसका डेथ आपके इंडिया के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर हुआ है। समझ में आया? अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम JL नेहरू से लेके आज तक के डेट में, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का डेथ आपके इंडिया से बाहर नहीं हुआ है। दिस नेम इज ओनली एक्सेप्शन, जिसका डेथ इंडिया से बाहर हुआ है। और ये क्वेश्चन कोई भी SSC तैयारी करने वाले आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कड़ी में घूम घूम के आपको देखने को मिलेगा कि हु ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डाइड इन सो कंट्री। उस कंडीशन में नाम क्या डालिएगा? लाला लाजपत राय डालिएगा ना? नहीं सर। फिर लाल बहादुर शास्त्री। यस, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा, ये आपको नोट्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो इस कारण से मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा आप लिखे भी, तो जो फैक्ट है वो मैं करते हुए आपको बोलता चला जाता हूं। चले, लाल बहादुर शास्त्री से आगे चलते हैं। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, बेसिकली मेट्रो की शुरुआत जिस इंजीनियर ने किया था आपके इंडिया में, वो यही है। अच्छा, आप में से इंजीनियर कौन है? इंजीनियर अभी कोई होगा भी तो नहीं बोलेगा कि मैं इंजीनियर हूं सर। पता चल जाएगा कि सर कोई क्वेश्चन पूछ देंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अरे मैं खुद इंजीनियर नहीं हूं भाई। कोई इंजीनियर है आप में से?
नो सर। अच्छा, संभवतः ऐसा कोई क्लास नहीं है जिसमें कोई इंजीनियर रहता नहीं है। चलो ठीक है, मैं एक बात बता देता हूं कि इंजीनियर्स डे हम जिस व्यक्ति के याद में मनाते हैं वो व्यक्ति कौन सा है, तो वो फिर से नाम देखो, वो व्यक्ति यही है, एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, चले मेट्रो मैन को जान लें, ई श्रीधरन, टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर नरेश, टीपू सुल्तान। इसकी बात हम चलेंगे तो मिडाइवल हिस्ट्री में हम करेंगे, मध्यकालीन भारत में जिस समय हम मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी वगैरह की बात करेंगे उस समय हम बात करेंगे। हालांकि है तो ये फर्स्ट लाइन फैक्ट ही, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे टीपू सुल्तान का। हॉकी विजार्ड मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट नहीं रखता है, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे फैक्ट है जिसको मैंने पुट कर दिया यहीं पे। हॉकी विजार्ड, तो ऐसे भी आप जानते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार ही हम देते हैं, ध्यानचंद अवार्ड ही देते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्यानचंद अवार्ड हम कौन से फील्ड पे देते हैं, आंसर इज हॉकी, है ना। ध्यानचंद हॉकी विजार्ड हम किसको कहते हैं, तो ध्यानचंद। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये नए हो या पुराने, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको कहां पे मिलेगा मैं बता देता हूं। वो आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप लॉगिन करेंगे। किसी ने डाउनलोड किया था? यस सर। अरे डाउनलोड किया क्या पुराने नोट्स? हाँ सर, NPCI का किया था मैंने। हाँ, अभी देखो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ कहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। यहाँ पे डालने का www.learnbeyond.co.in। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या मोनाली? हाँ सर। यस। यहाँ पे जाने का ये पेज ओपन होगा आपके पास। इस पेज में बहुत सारी चीजें हैं, आप जाइएगा इस नोटिफिकेशन वाले लिंक में। इस नोटिफिकेशन को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जाना, और यहाँ पे आपके नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जब आप जाइएगा यहाँ पे इस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज के नीचे आप देखिएगा तो पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर डाउनलोड, इसको क्लिक कीजिए। ठीक है, आ गया ना नोट्स आपके पास? हाँ सर। यस। यहाँ से आपको क्या करना है, तो नोट्स को डाउनलोड करना है, जो बताया है वहां से आप कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली टॉपिक थी जिसको मैंने बताया है कि कौन क्या क्या आपके निकनेम है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हमें जानना है, कैसे हम पढ़ेंगे। जो एडिशनल फैक्ट है वो हमने आपको बता दिया है। इस टॉपिक में किसी को कोई क्वेश्चन समझना पूछना तो पूछो मेरे से। हेलो बोलिए। sir, the name which you took, C.R. Das, is a person who formed Swaraj Party, right, in 1923? Yes, correct. Oh, okay. Swaraj Party was not only founded by C.R. Das. Motilal Nehru. Yes, there were two founders, है ना, एक मोतीलाल नेहरू और फिर C.R. दास। Okay. और कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? चलो मैं इस टॉपिक को बंद करूं। यस। जो सेकंड टॉपिक है थोड़ी सी टफ टॉपिक है। टफ टॉपिक इस कड़ी में है कि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि बहुत लिस्ट बातें आपके साथ शेयर करूं, जितना इंपॉर्टेंट है उतनी बात शेयर करूं। तो ये जो आपके स्क्रीन पे ओपन होगा अभी वो आपकी आज की टॉपिक है, दैट इज गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। देखिए बार बार मैं कहता आया कि लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, तो ये सब नाम जो है ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये नाम कब थे और इन्होंने क्या किया है। देखिए कंसेप्ट क्या है वो बता देता हूं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो आपसे पूछा जाएगा कि जिस समय
05 की घटना हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस कंडीशन में आप टिक लगाएंगे कि लॉर्ड कर्जन था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? या ये पूछा जाएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? किसी भी कड़ी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ ऐसे नाम हैं और कुछ उनके द्वारा किए हुए काम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार मुंबई से थाने, है ना, रेल की जो शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 करके हम कोशिश करेंगे। शुरुआत हम करते हैं आपके गवर्नर ऑफ बंगाल से। देखिए युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। 1757 1764 में ये दो रिस्पेक्टिव वॉर आपके पास हुए थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण आपके इंडिया में हुआ। बंगाल में बेसिकली पूरा साम्राज्य था आपका, तो बंगाल से ही उन्होंने शुरुआत किया अपना कंट्रोलिंग करने का। तो सबसे पहले जो गवर्नर है, ये गवर्नर हमने बंगाल में ही बनाने की शुरुआत की थी। अभी तक दिल्ली केंद्र में नहीं आया था, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया है कि दिल्ली आपके केंद्र में 1911 में आया है। तो अभी तक हमने बंगाल का गवर्नर बोला और बोला कि फर्स्ट जो गवर्नर थे आपके बंगाल के, जिन्होंने 1757 और 1774 तक वो बंगाल गवर्नर रहे। कब तक वो गवर्नर रहे ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले की अगर बात आएगी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, उस कंडीशन में आपको लॉर्ड क्लाइव का नाम जानना पड़ेगा। 1757 1757 का ईयर इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी और बक्सर दो बड़े युद्ध हुए थे जिसके कारण ही आपके इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो यही वो 1757 का युद्ध था, प्लासी का वॉर, जिसके बाद लॉर्ड क्लाइव को हमने बंगाल का पहला गवर्नर बनाया था। गवर्नर जनरल का बात अभी तक मेरे जुबान से बाहर नहीं आया है, गलती यहीं पे होती है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, गवर्नर ऑफ बंगाल अलग हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग होंगे और फिर वायसराय अलग होंगे। तो 4 अलग अलग नाम आपको जानना है। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल, दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तीसरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और चौथा वायसराय ऑफ इंडिया। तो पहली बात पे हम हैं गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव। अब क्लाइव साहब ने क्या काम किया है? तो काम से पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। सर क्लाइव ना CLIVE शायद है, वो BVE है ना, लॉर्ड क्लाइव। हेलो हेलो सर का वॉइस गया क्या भाई? हाँ हाँ ओके। सबका सर का स्क्रीन भी गायब हो गया क्या? हाँ, क्या हो गया? स्क्रीन नहीं आ रहा है आपका। आएगा आएगा, अभी आया ना? हाँ लॉर्ड क्लाइव के बारे में सिर्फ 2 ही बात आप जानिए। एक बात तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, और दूसरी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डुअल जो दोहरी सरकार का है नीति, उसने लॉर्ड क्लाइव नहीं बनाया था। इसके बीच में बहुत सारे गवर्नर आए चले गए, बहुत सारे आए थे चले गए, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए पहला और आखिरी इम्पोर्टेंट है कि पहला गवर्नर कौन था और आखिरी का गवर्नर कौन था। क्योंकि आखिरी में ट्विस्ट क्या है? तो ट्विस्ट ये है कि जो आखिरी था वही पहला था। अभी मैंने क्या बोला वो आप समझें। मैंने बोला है कि जो आखिरी था वही पहला था। इसका मतलब है कि जो बंगाल का आखिरी गवर्नर था वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस। तो नीचे में जो नाम लिखा है हमने वॉरेन हेंगस्टन का, ये वॉरेन हेंगस्टन आपके बंगाल के
आखिरी गवर्नर थे, एज वेल एज ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लेकिन उसके बीच में एक एक्ट आया था, वो एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। क्या लिखा है मैंने, तो देखें, एज आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1973। बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। क्या हो गया? बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, इसके लिए सुनाई नहीं दे रहा है बराबर। किसका आवाज आ रहा है सुरेश? देखो किसका हो गया बंद सर, हो गया सर। हो गया। देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1973 लिखा हुआ है। 1973 तक तो हम आजाद कब का हो गए थे, तो ये गलत है। यहाँ पे 1773 है बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप इसको भी अगर थोड़े देर के लिए स्किप कर दें, बट यूपीएससी एमपीएससी वाले किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए हर एक एक्ट इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, चार्टर एक्ट कब आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, सारे एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरी की पूरी अलग एक्ट की बात ही हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जाने कि 1773 के एक्ट के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और कौन होगा गवर्नर जनरल? डब्ल्यू हेस्टिंग्स। कौन होगा? डब्ल्यू हेस्टिंग्स सर। वॉरेन अभी हेस्टिंग्स। तो नाम लिया आपने। वॉरेन हेस्टिंग्स। देखो क्या लिखा है हमने, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम कब आया। तो ऑफ कोर्स बात है कि कब आया इतना नहीं ये भी याद करेंगे, फॉर रेलवे से चल जाएगा। रेलवे से आपसे नहीं पूछा जाता है कब आया है, बट मैंने चूंकि रेफरेंस था इसका आंसर मैं लिख दिया है। लेकिन आखिरी पहले पहले आखिरी ये सब बहुत है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स लिखा है मैंने। क्या वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ ऐसा काम किया था? तो ऑफ कोर्स कि आज के भी डेट में आप देखिएगा कि अगर मोदी गवर्नमेंट ने कुछ चीजें निकाली है, अच्छी चीज भी हो, और उसके बाद अगर कोई भी और गवर्नमेंट आती है तो पुरानी चीजों को बंद कर दिया जाता है। तो जैसे आपके लॉर्ड क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत की थी, उसको बंद कर दिया गया। किसने बंद किया? तो उसके बाद आए वाले गवर्नर ने बंद किया। वो गवर्नर बाद में गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा, उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स था। और बंद किसे किया? तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिटीजन को बंद कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत आराम से मैं लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो बहुत बार आपको तंग करेगा। लॉर्ड क्लाइव पहला गवर्नर ऑफ बंगाल, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स बेसिकली, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सेम वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड क्लाइव ने भाई साहब क्या किया, तो उसने ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत की। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, तो जो उसने शुरुआत की उसको ये बंद कर दिया, काम खत्म हो गया। ओके, लिख लिया कुछ कुछ बातें। यस सर। अभी स्क्रीन पे पॉपअप दिख रहा है क्या? नो सर, नॉर्मल हाँ, क्लियर दिख रहा है। ओके। अच्छा, जिनकी पहली क्लास है, दो पहली क्लास थी, किसकी थी? आशीष था ना नाम? आशीष, हाँ सर। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर। देखिए दिक्कत तो आपको होगी, नो डाउट कि दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपको होगी, है ना, क्योंकि हर एक चीज जो भी मैंने एडिशनल चीजें बोली है ये संभवतः ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। इसका हर एक चीज आपको नया लगेगा, बट आप डोंट वरी। आप पहली और दूसरी जो क्लास है, आज की जो क्लास है और नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, उसमें सिर्फ आप सुन के लो कि सर ने कुछ तो भी बोला है ना। बॉदर आप मत करो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोग हमसे आगे चले गए, कोई बात नहीं है। हम जब नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो एटलीस्ट आप मैं जो बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, जिस तरीके से मैं स्ट्रेस देता हूँ जिस टॉपिक पे, या फिर जिस वर्ड पे, जिस तरीके से मैं पूछता हूँ, उससे आप 2 क्लास से फैमिलियर हो जाएंगे। तो थर्ड जो नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी 2 क्लास आपको दिक्कत आएगी, तो आप क्या करो, आप कुछ भी मत करो, आप सिर्फ सुन के लो। जैसे जाते हैं ना, वो मंदिर जाते हैं तो वो क्या संस्कृत में पढ़ते रहता है, तो अपन सुन के ले लेते हैं कि भाई उसका काम है, पढ़ के ले रहा है।
तो वैसे ही आप 2 क्लासेस सुन के लीजिए, डोंट वरी, हर एक बात समझ में आएगी। चलें आगे। अरे यस और नो, हाँ सर, चलना है कि नहीं, तो बताओ ना, चलना है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलते हैं आगे। आगे कहाँ? तो आगे आपका देखिए, अभी भी जो आपकी कोर्ट है, ये जो वॉरेन हेंगस्टन है, इसके एक और काम को आप याद रखिए। अभी जो आपकी कोर्ट है, वो कोर्ट में सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है कि सिविल जो मामले होते हैं, सिविल एप्लीकेशन अलग होगा, क्राइम एप्लीकेशन अलग होगा। इसकी शुरुआत ही उस व्यक्ति ने की थी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्राइम एप्लीकेशन अलग लिए जाते हैं, जैसे किसी का मर्डर हो गया, किसी का हत्या, कुछ भी हो गया, तो क्राइम अलग है। लेकिन जो दीवानी है, उसमें किसी का लैंड डिस्प्यूट है, किसी के घर का कोई डिस्प्यूट है, तो वो सब दीवानी में आती है। इसकी शुरुआत आपके 1774 में हुई थी। सोच लें कि आज जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, उसकी शुरुआत दीवानी और फौजदारी, इसको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नाम से हम जानते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में दीवानी और फौजदारी करके ही पूछा गया है। इस कारण से मैंने दीवानी और फौजदारी ही लिखा है। बट दीवानी का मतलब आप जान लें कि सिविल है ना, जो भी सिविल क्राइम है वो दीवानी में आते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, लैंड डिस्प्यूट है, जिसमें किसी का मर्डर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो दीवानी में आएगा। उस स्लो प्रोसेस से आराम से चलता रहेगा। लेकिन जो फौजदारी है ना, जैसे मर्डर होना या फिर किसी का अपहरण करना, ये सब फौजदारी में आएगा। इसकी शुरुआत वॉरेन हेंगस्टन ने की थी। इसको भी आप लिख सकते हैं, दीवानी एंड फौजदारी। वॉरेन हेंगस्टन पहला और आखिरी। आगे हम चलेंगे, तो आगे हम चलेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस पे ही। अभी हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में ही खड़े हैं और उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस पे हम खड़े हैं। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट, हिंदी में हम इसे अस्थाई बंदोबस्तगी कहते हैं। किसी के पास गांव पे कुछ लैंड है 2-4 एकड़ का? किसी के पास है क्या? हाँ सर है। आप खुद करते हो, किसी है को सर। देता है? हाँ सर। वो लैंड पे जो इरिगेशन है, सर आप वॉइस करते हो सर या दे रखा है? सर आपका समझ में नहीं है, आवाज आ रही है मेरी? वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ वो जो लैंड आपके गांव में आपका है या आपके फादर का है, उसपे फादर खुद ही फार्मिंग करते हैं या फिर दे रखा है? दे रखा है सर किसी को। हाँ, फिर उससे क्या क्या करते हो? फसल लेते हो या पैसा लेते हो? सर मनी लेते। पैसा लेते हो? जी सर। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट क्या है? परमानेंट सेटलमेंट है अस्थाई बंदोबस्तगी, हम इसे कहते हैं। मतलब पहले पट्टा लगाया जाता था। जो जमींदार होते थे, जो लैंडलॉर्ड होते थे, वो पट्टा देते थे दूसरे को कि ये आपको देना ही है। मतलब आप ये जमीन पे काम करो, आपका फसल हो ना हो, बाढ़ आए, सूखा आए, कुछ भी हो जाए, आपको ये पट्टा, ये जो आप मुआवजा बोलो या टैक्स बोलो, जो भी आप बोल सकते हो, वो आपको देना होगा। दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। हिंदी में हमने इसे अस्थाई बंदोबस्तगी का नाम दिया है। समझ में आया? अस्थाई बंदोबस्तगी की शुरुआत बहुत, देखिए मैंने आपके इस पीपीटी में सिर्फ उतनी ही बात लिखी है, सिर्फ उतनी ही बात लिखी है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कॉर्नवालिस को अगर आप खोलिएगा तो एटलीस्ट 50 ऐसे काम है जो कॉर्नवालिस ने किया है, लेकिन आउट ऑफ 50 संभवतः मैं 1 या मैक्सिमम 2 बातें आपको बता रहा हूं। तो सोच ले कि उसका वेटेज कितना ज्यादा आपके एग्जामिनेशन के लिए है। कम से कम आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी नाम आज बोलना सीख लिया तो समझ जाए कि आपने कुछ सीखा है आज, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, वॉरेन हेंगस्टन हैं, लॉर्ड क्लाइव हैं। फिर बाद में आप याद कीजिए कि वॉरेन हेंगस्टन ने क्या किया था, तो डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया था। लॉर्ड क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को शुरुआत किया था। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? तो भाई आपके पास जमीन है, अनाज हो या ना हो,
बाढ़ आए, सूखा आए, कुछ भी हो जाए, आपको इतना जो पैसा बोल रहे हैं या अनाज बोल रहे हैं, आपको इतना देना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ लगान आप बोल सकते हैं उसको। क्लियर? यस सर। हाँ, ओके। दूसरी बात, लॉर्ड ब्लेजली में हम अभी पहुंच गए हैं। लॉर्ड ब्लेजली एक ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अभी हम किस पे हैं ये मेरे को बताइए कि अभी हम गवर्नर जनरल पे हैं, गवर्नर पे हैं, वायसराय पे हैं, या किस पे हैं? गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे हैं या बंगाल पे हैं? बंगाल। हम अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे ही हैं, जिसमें हमने वॉरेन हेंगस्टन का नाम बताया, हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम बताया, अभी हम ब्लेजली पे खड़े हैं। क्या लिखा है हमने? ही इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस अंडर इंडियन रूलर एग्री टू कीप ब्रिटिश फोर्सेस। देखिए, सब्सिडियरी अलायंस का मतलब होता है कि, सब्सिडियरी बताता हूं क्या है। जैसे हमें शासन करना है, दो अलग अलग क्षेत्र हैं, पहले जमाने में ऐसा ही होता था कि दो अलग अलग क्षेत्र हैं, एक पे कोई और शासन कर रहा है, दूसरे पे कोई और राजा शासन कर रहा है। तो सब्सिडियरी अलायंस का मतलब था किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जो इन दोनों को जोड़ सकता है। जैसे इस शासक के घर से उस शासक के घर में शादी हो गया, दैट इज कॉल्ड मैरिज अलायंस। तो वैसा ही सब्सिडियरी अलायंस क्या था कि हम अडॉप्ट करते थे, दूसरे जो छोटे क्षेत्र हैं उसको हम अडॉप्ट करते थे। सबसे आज के इस टॉपिक की सबसे बड़ी बात आपकी हैदराबाद के क्वेश्चन में है कि पहला सब्सिडियरी अलायंस, फिर से बोल रहा हूं, पहला सब्सिडियरी अलायंस कौन सा प्रांत बना था? अभी तो वो ठीक है आपका कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश है, बट उस समय वो कैपिटल नहीं था, उस समय वो क्या था, तो निजाम वहां हुआ करते थे, हैदराबाद का निजाम ऐसा हुआ करता था। तो निजामों को अपने अंदर शामिल करने की जो पहली कोशिश थी वो लॉर्ड ब्लेजली ने की थी एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मेरा फोटो डिस्कनेक्ट हो गया क्या? यस हाँ सर। ओके, देखो 2 मिनट होल्ड करो। आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ सर, हाँ सर। आवाज आ रही है लेकिन ये डिस्कनेक्ट हुआ है। ओके, इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। चलता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन आता है तो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। किस पे हम थे? हम लॉर्ड ब्लेजली पे ही थे। लॉर्ड ब्लेजली इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसने सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत की, और उस अलायंस की शुरुआत में उसने हैदराबाद को पहला क्या किया था, तो पहला अपने अंदर समायोजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत गवर्नर ने की थी, आंसर इज लॉर्ड ब्लेजली। आपसे पूछा जाएगा कि सब्सिडियरी अलायंस के तहत कौन से प्रांत को सबसे पहले अपने अंदर शामिल किया गया था, तो आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद को हम और किस नाम से जानते हैं, जब बताएं मेरे को? द सिटी ऑफ नवाब। द सिटी ऑफ नंबर, वेरी गुड। फिर लखनऊ क्या है भाई साहब? पता नहीं। हैदराबाद इज सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी के रूप में याद रखिए हैदराबाद को। चलिए आगे हम चलते हैं। अच्छा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे हैं ना? सर वो सब्सिडियरी अलायंस क्या है, वो वापस बता दो ना सर। सब्सिडियरी अलायंस है कि हमने उनके साथ अच्छे संबंध बनाते हुए उनको अपने अंदर अधीन कर लिया।
जैसे क्या है मैं बताता हूं कि सपोज फोकस कंपटीशन जोन चल रही है आपके मुंबई में, 7 ब्रांचेस के चल रही हैं, लेकिन किसी ने डोंबिवली में ही जहां पे हेड ऑफिस है वहीं पे कोई छोटी ब्रांच उसने खोल लिया, ठीक है। और फिर अगर हमने उनके साथ टाई अप या उन्होंने हमारे साथ टाई अप कर लिया, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस। जैसे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अलग था, स्टेट बैंक ऑफ पाटिया अलग अलग था, लेकिन स्टेट बैंक ने इसके साथ अलायंस कर लिया, तो हमने क्या बोला कि दीज बैंक्स आर सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हाँ अपने सर। अधीन समायोजित करना, अपने राज्य के तहत समायोजित करना, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस। ओके, हाँ सर, मीन्स मर्जिंग ना सर। मर्जिंग, मर्जिंग कह सकते आप। मर्जिंग मतलब ले लेवल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि मर्जिंग हो, एक्विजिशन हो, टाई अप हो। ये भाई किसका खुला हुआ है माइक? ठीक है, अभी बंद है। चलो आगे। यस सर। ओके, लॉर्ड ब्लेजली साहब का काम खत्म हो गया। अब वही हम आगे चल के देखिए हमने क्या लिखा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये चार्टर एक्ट था, हमने वो एक्ट का नाम नहीं लिखा है। ये चार्टर एक्ट था 1833 का, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पोस्ट वही रहा, सिर्फ जो लोकेशन है वो हमने चेंज कर दिया। अभी बंगाल से हम इंडिया के तहत में पहुंच चुके थे। ओके, देखिए जहां पे आप लिख रहे हैं वहां पे स्पष्ट आप लिख लीजिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लिखिए उसको, क्योंकि वो चीजें मैंने आपके स्लाइड में लिखी नहीं है और यही आपकी बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या नाम बताइएगा? लॉर्ड क्लिव। लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या नाम बताइएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। यस। तीसरा आपसे पूछा, जो मैं बोल रहा हूं लिखिए, आज याद रहेगा कल याद नहीं रहेगा वो चीजें, इसका से मैं बोल रहा हूं। तीसरा आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन फर्स्ट हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हैंगस्टन। धुंधला आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, देखते हैं। चले, अभी हम पहुंच गए हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अभी ये विलियम बेंटिंग साहब ने कुछ किया था क्या? तो देखें हमने क्या किया है। विलियम बेंटिंग साहब ने, इन्होंने भी एक काम किया है। वो काम क्या है कि इनको हमने इंग्लिश की पढ़ाई सबसे पहले भारत में इसी व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी, और यही वो कारण है जिस कारण से हमने इनको बोला कि ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। इंग्लिश कहाँ का है लैंग्वेज? यूके यूएस का है ना? यूके का सर। हाँ, तो बेसिकली तो यूके का ही है। यूके के इंग्लिश की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की उनका नाम था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और यही वो कारण है जिस कारण से हमने बोला he was known as father of modern western education in India। इसी को दूसरे लहजे में आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लिश की शुरुआत है ना, who of the following governor general of India started English education as compulsory education in India? Answer will remain same। किसी भी ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन चीजों का आपको समझना पड़ेगा कि एक बार मैंने बता दिया मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब इंग्लिश एजुकेशन है। आप पेन डाउन कर लीजिए ब्रैकेट में इंग्लिश एजुकेशन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो आपके पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, वो इसी कारण से इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम राजा राम मोहन राय पे तो नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय को ही भारत का उस व्यक्ति के रूप में हम याद करते हैं
जिसने भारत में सबसे पहली बार सती प्रथा को खत्म किया था। लेकिन किसी गवर्नर जनरल ने अगर इस चीजों को खत्म किया था तो वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। एबॉलिश्ड सती सिस्टम। सती सिस्टम बेसिकली क्या था वो बता देता हूँ, संभवतः आप लोगों से बहुत को पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मतलब अगर हस्बैंड का डेथ हुआ है तो उसके चिता पे ही या उसके साथ ही जो उसकी वाइफ थी उसको जलाए जाने का इतिहास था। सबसे पहली बार इस पे राजा राम मोहन राय ने अपनी आवाज उठाई थी और उनके ही आवाज उठाए जाने के बाद सती सिस्टम को हमने भारत से खत्म किया था। लेकिन गवर्नर जनरल का नाम आपसे पूछा जाए तो आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1,00,000 बार, फिर से मैं बोलता हूं 1,00,000 टाइम्स अंडरलाइन कीजिएगा कि भारत में सती सिस्टम खत्म कब किया गया। 1829। 1829। किसी भी कड़ी में ये मत महसूस कीजिएगा कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री तो 1905 से लेकर 1947 तक पढ़ा था, है ना, तो फिर उससे पहले का चॉइस ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 1829 1829 ईस्वी में हमने इस सती सिस्टम को खत्म किया है। सर अगर पूछा कि हु अबॉलिश सती सिस्टम तो मैडम उसमें आपकी क्या आवाज आएगा? आ नहीं रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हेलो। सर अगर क्वेश्चन आएगा कि हु अबॉलिश सती तो राजा राम मोहन रॉय लिखने का या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? अच्छा मेरे को ये बताओ कि लॉर्ड हेलो। विलियम बेंटिंग भारतीय थे क्या? नहीं। नो। क्वेश्चन हमेशा अलग पूछा जाएगा ना। अगर आपके पास चॉइस इंडियंस का नाम होगा तो राजा राम मोहन राय, अगर गवर्नर जनरल के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टार्टेड द स्लोगन एंड एबॉलिश सिस्टम इन इंडिया? आंसर इज राजा राम मोहन राय। Who of the following governor general abolished sati system in India? Answer is 1829. Lord William Bentinck, who was the first governor general in India also. पूछो मेरे से क्वेश्चन पूछो, हिचकिचाओ मत कि मैं सबसे ऐसा क्वेश्चन गवर्नर पूछ रहा जनरल हूँ। ऑफ इंडिया ही है ना, इवन दो ही लाइक अभी हम लोग इंडिया की ही बात कर रहे, थोड़ी लाइक यू नो टॉपिक ही आपने अंडरलाइन किया है ऑफ इंडिया, सो इसलिए कंफ्यूजन हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो ऐसे था, इंडिया की ही बात है। मैडम इंडियन और इंडिया में फर्क है। ओके इंडियन, ओके ऐसे क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस है। इंडियन और इंडिया में फर्क है ना? यस। यस। तो इंडियन पूछा जाए राजा राम मोहन राय, इंडिया पूछा जाए आप किस पर टिक लगाएंगे? क्योंकि इस कड़ी में तो राजा राम मोहन राय भाई साहब आए ही नहीं थे। ठीक है। यस सर। यस गवर्नर जनरल के परिप्रेक्ष्य में पूछा Yes. जाएगा तो आंसर आप लगाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर इंडियन के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा 3-4 नाम आपको दिया जाएगा, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, ये वो, आंसर इज राजा राम मोहन राय। ओके सर। क्लियर? यस सर। यस। 1 मिनट आगे चलें। सर राजा राम मोहन रॉय ने कभी किया था फिर? अभी आएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? आ रहे हैं हम, राजा राम मोहन राय पे भी आ रहे हैं। पूरी जीवनी हम राजा राम मोहन राय का बिना करे, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो या फिर आदर्श समाज हो, ब्रह्म समाज हो, है ना, इसका बात किए हुए हम निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उस कड़ी में राजा राम मोहन राय पे हम आएंगे। अभी मुंह पे बंदी लगा के रखने का, अभी राजा राम मोहन राय आपने नहीं सुना है, इस बात को आप मान के चलें। मैं जब ज्यादा बोल देता हूं ना, जहां पे लिखा रहता है कि हम ना थूकें, वहीं सबसे ज्यादा गंदगी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा संभवतः ज्यादा बताना कभी कभी हानिकारक हो जाता। अभी आप सिर्फ इतनी बात जाने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 सती सिस्टम एबॉलिज्म। लेकिन जिस समय हम आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वेदांत समाज पे आएंगे, उस समय हम राजा राम मोहन राय का नाम बताएंगे और उस समय उस ईयर को भी बताएंगे। जैसे अभी 1829 को हम अंकित कर रहे हैं, उस समय भी हम अंकित करेंगे उस ईयर को। बट अभी आप अंडरलाइन मत करें राजा राम मोहन राय को। चले आगे।
Yes, sir. Yes. चार्ल्स मैकाफे। क्या किया साहब इसने? तो ये वही व्यक्ति था जिसने प्रेस की आजादी की बात की थी। बेसिकली उसने बहुत सारे पाबंदी भी लगाए थे। तो आपसे इतना ही बात पूछा जाएगा कि प्रेस लॉ है ना, प्रेस लॉ की शुरुआत किसने की थी? तो बहुत सारे प्रेस पे, क्योंकि बहुत सारे चीजें लिखी जाएगी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो उसके कड़ी में उसने प्रेस पे बहुत सारी पाबंदी लगा दी थी। तो प्रेस लॉ मैटकैफे ही लाया था, मैटक्लैफे। लिख लीजिए, इंट्रोड्यूसर ऑफ प्रेस लॉ, बस इतना ही लिखना है, इंट्रोड्यूसर ऑफ प्रेस लॉ इन इंडिया। सर कंफ्यूजन हुआ, लिबरेटेड लिखा है ना, तो पाबंदी कैसे हो सकती है? क्या हो गया मैडम? लिबरेटेड मतलब फ्रीडम दिया ना? नहीं, शुरुआत ही इस व्यक्ति ने किया था और बहुत सारे पाबंदी भी लगाए थे। इससे पहले भी प्रेस चल रहा था, लेकिन कोई अंडर लॉ नहीं चल रहा था, मतलब उसके लिए कोई रूपरेखा तैयार नहीं थी। मतलब मेरे को अगर मन किया तो मैंने अपना प्रेस खोल दिया, मेरे को मन है तो मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिख सकता हूं, है ना। तो प्रेस लॉ मतलब ये प्रेस चलेगा तो उनको ये लॉ फॉलो करना है, ये कानून को फॉलो करना है। उसकी शुरुआत इस व्यक्ति ने की थी, प्रेस लॉ। और प्रेस लॉ कहने का मतलब, लॉ कब क्यों हम मनाते हैं? रेस्ट्रिक्शंस के लिए, रिस्ट्रिक्शन के लिए मनाते हैं। तो सेम वही है कि प्रेस लॉ कहने के लिए तो हमने लॉ बनाया, बट एक्चुअल उसके अंदर क्या था? तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन शामिल थे। बट आपसे पूछा ये नहीं जाएगा रिस्ट्रिक्शन है या आजादी है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रेस लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया? तो प्रेस लॉ चार्ल्स मैकाफे ने इंट्रोड्यूस किया। समझ में आया? नहीं सर, एक्चुअली वो वर्ड ही अलग, वर्ड रॉन्ग यूज किया है, लिबरेटेड नहीं आना चाहिए था। टू, क्योंकि लिबरेटेड मतलब सर टू फ्री अप ना। हाँ वही। लिबरेटेड का मतलब फ्री कैसे होता है? लिबरल का मतलब क्या होता है वो बताओ? हमने 1991 में हमने एलपीजी पॉलिसी अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या था कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के हम कोई भी काम कर सकते हैं। हमने लिबरलाइजेशन अगर अपनाया तो इसका मतलब गवर्नमेंट के जो नियम है वो बहुत क्या हो गए, तो जो पहले सख्त थे वो अभी नॉर्मलाइज्ड हो गए। दिस इज द मीनिंग ऑफ लिबरेटेड, दिस इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन या लिबरल, है कि नहीं? तो कानून जो प्रेस की कानून है, जो प्रेस की अधीनता है, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला चार्ल्स मैकाफे है। आगे देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपके एग्जामिनेशन फॉर रेलवे एंड एसएससी, रेलवे एसएससी वाले, इस व्यक्ति को भूलने का नहीं। ये व्यक्ति आपके सपने में भी आना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये वही व्यक्ति है जिसने आपके इंडिया में डाक सिस्टम की शुरुआत की, जो टेलीग्राफ थी उसकी शुरुआत की थी। दूसरा, रेल सिस्टम की शुरुआत की थी। मॉडर्न भारत का पिता हम इसे कहते हैं। बट इन सबसे बड़े होके उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है तो मैं बता दूं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता है कि पहले जो राजा महाराजा काम करते थे, राजा महाराजा का क्षेत्र या उनका साम्राज्य हुआ करता था, अगर उनका कोई संतान नहीं हुआ है, फिर से बोलता हूं मैं, अगर उनका अपना कोई वारिस नहीं है, वो चाइल्ड एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, उनके साम्राज्य को विलीन करना पड़ेगा। ये वही प्रक्रिया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसे हिंदी में हम गोद निषेध प्रथा हम कहते हैं। मतलब आप चाइल्ड एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी तो हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन आपको बता दिया द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन लैप्स। ये क्या मीनिंग था? इस मीनिंग के अंदर ही बहुत सारे साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया जाना, ये उनका एक मात्र कारण था कि राजा है, राजा के पास अगर बच्चे नहीं है तो गोद या दत्तक पुत्र, जो आप कह सकते हैं कि हम गोद लेते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। तो अंततः क्या होगा? राजा जाएगा, राजा का जो संपत्ति है या राजा का जो क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले होगा। इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की। फिर से मैं बोलता हूं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। दूसरा देखें क्या लिखा है हमने। He also bought railway and telegraph to India। जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस की शुरुआत इसी ने की थी। जो रेलवे है उसकी भी शुरुआत इसी ने की थी।
इवन कि आपका रेलवे का जो ईयर है वो भी इंपॉर्टेंट है, और रेलवे की जो शुरुआत की गई थी वो कहां से कहां ट्रेन चलाया गया था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए और ऑप्शन आपके पास हो 1853, 1878, 1879 और 1880, आंसर क्या लगाइएगा? 1853। हाँ 1853 ना सर। क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं, ध्यान से ऑप्शन को सुने। मैं बोल रहा हूं कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे की शुरुआत मुंबई से थाने के बीच में पहली बार ट्रेन चला के की थी, कौन सी ईयर में की थी? फर्स्ट ऑप्शन 1853, सेकंड 1878, थर्ड 1879, फोर्थ 1880। सर अभी आप ही बताओ। अच्छा, आपके स्क्रीन पे लॉर्ड डलहौजी का ईयर क्या लिखा हुआ बताइए जरा मेरे को। सर 1853 आएगा ना। यार कितना टाइम लगेगा सर, बोला तो था। पांचों जो आपकी ज्ञान है, ज्ञानेंद्रिय खुली होनी चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन बिना बताए पूछ रहा हूँ, कुछ तो कारण होगा इसका। सर सर बोला था बोला भी तो कैसे था है? आंसर। मैंने बोला 1853, लेकिन आपने वापस बोला कि फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, गलती हो गई मेरे से। तो कॉन्फिडेंस सर ये हो गया ना, लो हो गया फिर। ठीक है ठीक है, लेकिन याद रखिए जब अगर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है अभी तक हमने बात नहीं की 1853, लेकिन स्क्रीन पे आपको अगर दिख रहा है कि 1848 से लेके 1856 के बीच में रहा है, इसका मतलब ऑफ कोर्स सी बात है कि रेलवे की शुरुआत इसी दरमियान में हुई होगी। आंसर इज 1853। देखिए क्या लिखा है, started the first railway line in India in the year 1853 connecting from Bombay with थाने। थाना लिखा हुआ है, दैट इज टाइपिंग एरर, थाने है, बॉम्बे से थाने। बॉम्बे का मतलब क्या है भाई? मुंबई का मतलब क्या है? मुंबई मुंबई हाँ मुंबई सर, और क्या? नहीं नहीं, मेरे को ये बताओ, थाने से बॉम्बे के बीच में कोई लोकल चलती है क्या? चलती है ना सर, रोज तो चलती है। बॉम्बे कौन सा स्टेशन है बताओ मेरे को। CST। यस, CST है सर। तो आज के हिसाब से आप अगर समझेंगे तो समझ जाइए CST, लेकिन उस समय थाने से बॉम्बे, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका पहला स्टार्टिंग रेलवे है। देखिए यहाँ पे एक लाइन संभवतः मैंने नहीं लिखा है, बट हमेशा याद रखें, जैसे आपने याद रखा कि उसने पहली बार वेस्टर्न एजुकेशन के फादर के रूप में हमने याद रखा है, ठीक उसी तर्ज पे इसको भी याद रखिए कि ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बातें यहाँ पे स्किप हैं, संभवतः नहीं लिख पाया मैं, तो ये बातें आप वहां पर अपने नोट पे अपने आप लिख सकते हैं। बट अदर थिंग, स्टार्टेड द वर्क ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, बहुत लंबा ये रोड है, बेसिकली ये पाकिस्तान के पेशावर को कोलकाता से जोड़ता है ये रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की भी शुरुआत इसी व्यक्ति ने की थी। डेवलपमेंट ऑफ हार्बर्स ऑफ कराची, बॉम्बे एंड कोलकाता, ये सब छोड़ दें, बट GT रोड, जिस समय हम मध्यकालीन भारत में आपके मुगल साम्राज्य में शेर शाह सूरी की बात करेंगे, उस समय भी हम इस GT रोड की बात करेंगे। शेर शाह सूरी वही व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार रुपया की शुरुआत की थी। तो अभी छोड़ दें शेर शाह सूरी को, अभी हम GT रोड पे हैं। GT रोड कहाँ से किसको कनेक्ट करता है ये भी आप छोड़ दीजिए, वो बताने के लिए मैंने पेशावर से कोलकाता बता दिया। सिर्फ याद कीजिए कि GT रोड की शुरुआत उसी व्यक्ति ने की थी जिस व्यक्ति को हम भारत में आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, आधुनिक भारत का पिता लॉर्ड डलहौजी, 1853, फर्स्ट रेलवे इन इंडिया। और टेलीग्राफ या पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ बोले या पोस्ट ऑफिस बोले, आंसर इज सेम। टेलीग्राफ पोस्ट ऑफिस का ही पार्ट था, अभी बंद हो गया है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भूलने का नहीं, सुने, परमानेंट सेटलमेंट और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में दूरी बना के रखिएगा, बार बार कंफ्यूज करेगा और बार बार दूरी बनाइएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी का है और परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। कुछ सुना लग रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स परमानेंट सेटलमेंट क्या है? हाँ सर। अस्थाई बंदोबस्त की, कुछ हो चाहे नहीं हो, हमें पैसा चाहिए, हमें वो लगान चाहिए। कॉर्नवालिस, दो मिनट रुक जाओ। अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है ना? नो सर।
स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है आपके लैपटॉप का। हाँ लैपटॉप का दिख रहा है ना? सर ये बोलिए, आपका जो बोलिए। लैपटॉप है वो ऐसे हैंग नहीं होता कि इतने सारे आइकन्स है? बोलो मैडम, फिर से बोलो। सर लैपटॉप फ्रीज नहीं होता क्या, इतना सारा आइकन्स है डेस्कटॉप पे, क्या हो गया इससे मैडम? स्पीड कम हो जाती है। आपके हाँ लैपटॉप पे स्पीड इतना कम हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, काम ही ऐसा है। तो अब कहाँ पे फोल्डर में खोजते रहूं क्या लिखा है 10 दिन पहले, क्या लिखा है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन स्पीड से ज्यादा हमें मटेरियल की जरूरत होती है ना। हाँ चलो चलते हैं। सब तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी से आगे हम चलते हैं किसकी ओर? लॉर्ड डलहौजी डन ना? यस सर। सर ओके चलें लॉर्ड कैनिंग पे। भारत में पहला हाई कोर्ट कोलकाता में हमने शुरुआत किया था 1961। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट आपके इंडिया की है, जिसकी बात हमने संभवतः यहाँ पर नहीं लिखी है, उसको हमने 1950 में बनाया है, आजादी के बाद 1950 में हमने बनाया है। लेकिन पहला जो कोर्ट था वो कोलकाता में शुरुआत हुआ था। लॉर्ड कैनिंग ने उसकी शुरुआत की थी 1861। आगे चलिए। लॉर्ड कर्जन अजूबा लागे हो या सुना लागे हो? बंग भंग में, बंगाल का। अभी आप अपने कड़ी में आ गए हैं, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है। ये बातें मैंने लिखा है, ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी, वो आपने बहुत बार पढ़ा है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, बंग भंग, स्वदेशी मूवमेंट भी हमने देखा, हमने बीपीएल को भी देखा, हमने बाल पाल और लाल को भी देखा है। चलें आ जाएं लॉर्ड मिंटो की ओर। आपने संभवतः मार्ले मिंटो रिफॉर्म सुना था ना? यस सर। यस सर। 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या था मार्ले मिंटो रिफॉर्म? तो देखिए यही मार्ले मिंटो रिफॉर्म है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, that is Indian Council Act 1909, where limited increase in the involvement of Indians in the governance of British India। तो ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म था जो आपके लिए 1909 का है, जिसको हमने इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोला। सीट्स हमने इंक्रीज किए थे ब्रिटिश गवर्नेंस में इंडिया के लिए। दिस इज मार्ले मिंटो रिफॉर्म। बड़ी बात नहीं है, छोटी ही बात है, आप याद रखें या न रखें चलेगा, लेकिन मैंने चूंकि आपको पढ़ाने कड़ी में मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोला, वो यही है, इस कारण से मैंने आपके इस पीपीटी पे लिख दिया है। अभी आ जाए लॉर्ड हार्डिंग पे। दिल्ली दरबार कब लगाया था? 1911। दिल्ली दरबार 1911। यस, यही है वो। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही आपके इंडिया के कैपिटल को कोलकाता से हमने दिल्ली शिफ्ट किया था, और जॉर्ज जो थे वो आपके इंडिया में आए थे। इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है, एक बार रिमाइंड आपको करा दिया हूं मैंने यहाँ से। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही हुआ था। वहां पे हमने लॉर्ड हार्डिंग की बात नहीं की थी, वहां पे सिर्फ हमने दिल्ली दरबार देखा था, हमने कैपिटल ट्रांसफर देखा था, जॉर्ज को आपके इंडिया में बुलाया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग उस समय इंडिया में गवर्नर जनरल था, उसकी बात हमने नहीं की थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़ा काम हुआ था, बड़ा हत्याकांड हुआ था अमृतसर के जालियांवाला बाग में। 379 लोग मरे थे। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, हंटर कमीशन उसके ऊपर हमने बैठाया था, तो उस समय यही गवर्नर जनरल आपके इंडिया में था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लिख लें आप, जालियांवाला बाग, सामने लिखें लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलो आगे। यस सर। Yes. उसी समय सब हुआ था ना, रॉलेट एक्ट हो, खिलाफत आंदोलन हो, सब उसी समय हुआ था, तो क्लैम्सफोर्ड का नाम इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग साहब ने क्या किया था? नाम कुछ लग रहा है? 5 फरवरी 1922, 12 हाँ, फरवरी सर। 1922,
नॉन हाँ सर। कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रोल बैक, है ना। चौरी चौरा रेडिंग किस समय हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड, महात्मा गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को 12 Feb 1922 को हमने रोल बैक किया था, जबकि ये चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को हुआ था। लॉर्ड इरविन नाम सुना है ना? हाँ सर। गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो सब यही है। लॉर्ड सर मेरे को इसके रिलेटेड डाउट था। बोलिए। सर वो अर्विन पैक्ट फेल क्यों हुआ है? कौन सा? लाइक ये जो अर्विन पैक्ट था ना, गांधी अर्विन पैक्ट, वो गांधी ने मतलब गांधी जी ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था? तो ये तो मैंने लास्ट क्लास ही बताया था। इरविन का क्या कहना था? इरविन का ये कहना था कि आपके आंदोलनकारी, हाँ। सुनो, अभी आपके इंडियंस के द्वारा जो भी आंदोलन किया गया, हमने जिनको भी पकड़ के रखा है जेलों में, उनको हम आजाद कर देंगे, ठीक है। हाँ, हाँ। ये इरविन का मतलब बाकी के प्रपोजल, बाकी के एजेंडा में से एक एजेंडा था, जिस कारण से गांधी जी ने बोला कि ठीक है। लेकिन जब ये बात बोली गई कि साहब हम जो रिप्रेजेंटेशन है या फिर आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं दे सकते हैं, हम मुस्लिमों को यहाँ पे सीट्स ज्यादा देंगे, तो फिर एक्सेप्ट किया जाएगा क्या? नहीं। अच्छा ठीक है। तो फिर तो वही बात हो गई ना कि आप आ रहे हैं, फूट डाल रहे हैं और राज करो की नीति फिर से आप अपना रहे हैं। इस कारण हाँ से गांधी इरविन पैक्ट जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, सेकंड ही था ना? हाँ सर। यस, बिल्कुल। द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 2 जहां पे गांधी जी ने हाँ, पार्टिसिपेट कांग्रेस किया थी। था, तो फेल हो गया। गांधी जी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो फेल हो गया। अच्छा ठीक है सर, थैंक है यू। ना? हाँ सर। गांधी पैक्ट वही लिखा था। माउंटबेटन कुछ बताऊं क्या? सर वो लास्ट और फर्स्ट। लास्ट एंड फर्स्ट फिर से यहाँ पे हैंगस्टन की तरह ही डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया के समय यही माउंटबेटन आपके गवर्नर जनरल थे। ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ डिपेंडेंट इंडिया, गुलाम भारत के आखिरी और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यही थे। सही बोल रहा हूं? हाँ सर। यस। तो ये आपके गवर्नर जनरल के इंपॉर्टेंट तालिकाओं में से एक था, जिसकी बात हमने आपके साथ की है ना। तो यहीं पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, यहीं पे हम विराम लगाएंगे। जिसके पास कुछ एक दो कंफ्यूजन है वो मेरे से पूछ लीजिए, फिर हम संभवतः 25 मिनट्स के बाद आपके बोर्ड पे मिलते हैं आपकी बैंकिंग की क्लास के साथ। तो वाइस रॉय कौन सा था? मतलब गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय बताया था ना? हाँ, वाइसराय बताया था। अच्छा, वाइसराय यहाँ पे नहीं लिखा ना एक जगह। ओके ओके ठीक है, उसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं वाइसराय को। यस ठीक है, गुड गुड। सर वहाँ पे लिखा था सर 1858 में लिखा गवर्नर जनरल बिकम वाइसराय। हाँ लिखा हुआ है 1958 में लिखा हुआ है बेसिकली। वो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 58 में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने को मिलेगा तुमको। लॉर्ड कैनिंग जो थे, क्या लिखा हुआ है? गवर्नर जनरल बिकम द वाइसराय, है ना। तो इस पे आप उसके ऊपर लिख लीजिएगा कि वहां से वाइसराय की तालिका फिर से शुरू हो गई थी, है ना। ये सबक तो बताने की कड़ी मैंने छोड़ दिया। बस 1858 का फिर से चार्टर एक्ट ही था, जिसमें गवर्नर जनरल को हमने वाइसराय कह दिया था। ठीक है। तो बाकी के वो सब थे, वो सब वाइसरॉय थे। कौन? ये सब वाइसराय थे। बाद में हमने क्या किया, तो फिर से वाइसराय को, जैसे माउंटबेटन थे, वो सब क्या है? तो वाइसराय हैं। क्या? जो भी है यहां तक मैडम देखो, ये जो लॉर्ड डलहौजी तक मैंने बातें की है ना, आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। लॉर्ड डलहौजी तक जो मैंने बातें की हैं वो भारत के गवर्नर जनरल की बातें की हैं। इसके बाद जितने भी हैं वो सब वाइसराय हैं। पर लास्ट वर्ड आपने बताया, बोलने करी में हम बोल भी देते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, बट एक्चुअल में वो वाइसराय हैं। ठीक है। ये आप ईयर लिख लीजिएगा कि फ्रॉम 1858 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम द वाइसराय ऑफ इंडिया। ओके। यस सर। यस ओके। तो फिर हम मिलते हैं आफ्टर 25 मिनट आपके नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।
Thank you, sir.